नमस्कार, एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर आरोप लगा रही है। आप पार्टी ने पहले आरोप लगाया कि परवेश वर्मा दिल्ली के अंदर 1100 रुपए देकर वोट खरीदने का काम कर रहे थे। आज एक बार फिर आप पार्टी ने खासतौर से आप पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने एक आरोप लगाया है कि वास्तव में जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो 10-10 हजार रुपए देकर ये नोट खरीदने की षड्यंत्र चल रहा था। उन्होंने उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यहाँ तक कहा कि जिन लोगों के माध्यम से ये वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी उन लोगों ने 9,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए और जनता को सिर्फ 1100 रुपए दिए। उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि इस मुद्दे पर वो गंभीरता से इस मुद्दे को देखें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नोटों के माध्यम से जो वोट खरीदने का धंधा दिल्ली में चल रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिसको एक अंजाम दे रही है, ये आचार संहिता लगने के बाद एक अपराध है। आज हम इस विषय पर अपने खास मेहमान सुरेश जी से एक बार फिर वार्ता करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुरेश जी आप पार्टी को हुआ क्या है, आखिर वो क्यों इस तरह के बार बार नए नए आरोप लगा रही है लेकिन सबूत नहीं दे पा रही। यही तो बात है। बिलाल जी, आपको पता है कि जब किसी पर आरोप लगाया जाता है तो आरोप के साथ सबूत चाहिए। मैं भी बोल सकता हूँ कि केजरीवाल ने 10,000 रुपये बांटे, मैंने देखा। देखिए, आरोप किधर है, ये आरोप क्यों कर रहे हैं, वही सबसे बड़े सोचिए। जो पार्टी जो बोल रही है कि हम जीतने वाले में किसी भी हाल में हम जीत रहे हैं, उनको क्या डर है? उनको ये डर है क्या उनके वोटरों को खरीदा जा रहा है? क्या उनके वोटर बिकने वाले हैं? तो ये डर भी डर लगता है ना बिलाल जी ने, तो किसी को डर नहीं लगना चाहिए। और इनको ये भी पता है कि 9,000 रुपये पॉकेट में लगा लिए और 1,000 रुपये को आई मीन, ये बच्चे जैसे हरकतें हैं ये सारे। जुबिनल कहते हैं अंग्रेजी में इसको। हंसेंगे लोग ये सुन के कि कैसे आरोप है ये। आप कोई सीधा साधा आरोप, प्रूफ लेके आइए, वीडियो दिखाइए, ये सब बात होता है। हमने जांच पड़ताल की। क्यों? तुम कौन हो? पुलिस वाले हो क्या जांच पड़ताल करने के लिए? पुलिस को कंप्लेंट दो, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दो प्रूफ के साथ, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट लेके जाएंगे तो बोलेंगे ठीक है सबूत दिखाओ। ये नहीं कि सिर्फ आप बोल दिए जो बोलना है। हम भी बोलेंगे केजरीवाल 25,000 रुपये बांट रहा है एक एक वोटर के लिए। जब आप जीत रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, कुछ भी हो जाए तो आपके वोटर बिकेंगे नहीं। आपके वोटर तो आपके साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि आपने उसको वो मुफ्त दिया, ये मुफ्त दिया। तो 1,000 रुपये में बिक जाएंगे कि यही वोटर जिनको आपने इतना सारा सुविधाएं दी थी। यही मुझे बहुत हंसी आ रही है कि ऐसे आरोपों के डिबेट भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे वो भी मजा लग रहा है, मुझे क्यों करना है ऐसा। लेकिन वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि हमें सूत्रों के माध्यम से पता लगा है। ये आखिर तो वो है ना। कौन से सूत्र है सुरेश जी? ये मीडिया वाले पूछ रहा था। मैं चौंक गया कि मीडिया वाले ये प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि कौन है वो। ये पहले आपको याद है बिलाल जी, आप जर्नलिज्म में हैं, आपको पता है जब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट थी वो टाइम पे सारे के सारे जो मीडिया हाउसेस थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, जो कांग्रेस के साथ थे, अभी भी है, वो मीडिया हाउसेस बोलते कि सोर्सेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेट। ठीक है, सोर्सेस। अभी आपको लास्ट 10 साल में ऐसा कोई सोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको सुनाई दिया? नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स होता ही नहीं। इनका सोर्स होता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो बैठा था मीटिंग में मनमोहन सिंह के साथ, वो बाहर आके इनको फोन करके बोलता है, ये उनको फोन लगाते क्या हुआ जी मीटिंग में, आज क्या डिस्कस हुआ, वो सारे बता देते हैं। लेकिन आजकल की मीटिंग में ऐसा ट्राई कीजिए कि मोदी के मीटिंग के साथ, कैबिनेट मीटिंग के बाद बाहर आके आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के अलावा और कोई आके कोई मीडिया को बात करे, नेक्स्ट डे उसकी नौकरी नहीं रहेगी मोदी जी के कैबिनेट में। ये हाल है। ये आरोप जो लगाते हैं, आप जीत रहे हैं इलेक्शन भाई साहब, आप बोल रहे हैं कि आप जीत गए, तो आपके वोटर 1,000 रुपए के लिए बिक गए हैं। सोचिए क्या हाल है इसका। यही तो कैसे ऐसे आरोप क्या कौन लगाता है? छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो लेकिन क्लास में लेकिन लड़ते हैं सुरेश एक जी, दूसरे क्या के आपको साथ। लगता है कि अब नेता भी पत्रकार की भूमिका में आ गए, वो सूत्रों की बात करने लगे? यही तो है ना जी। वो सच को सीधा नहीं बोलना चाहते, किसी का नाम बोलिए, बोलिए संजय कुमार, बोलिए अक्षय कुमार, जो भी नाम बोलना है बोलिए कि हमने देखा, हमने वीडियो लाया, हमने भी बहुत देखा है इधर हैदराबाद तेलंगाना में भी जब वोट बांटे जाते हैं, रंगे हाथ पकड़े गए। उनको वीडियो पकड़ा गया, उनको वीडियो था, पुलिस ने केस लगवाए, अरेस्ट किया। बहुत सारे केसेस हुए थे ऐसे। ये कि नहीं ये वोट बांटना पहली बार हो रहा है, ना ये आखिरी बार हो रहा है, ये चलता रहता है। सबको पता है कि यहाँ तो तेलंगाना में 3,000 रुपये देते हैं एक एक
वोट के लिए खुलेआम बांटे जाते हैं। रात को दरवाजे पे खटखटा के देते हैं वोट आजकल, क्योंकि थोड़ा डर है कि कोई वीडियो ना ले जाए मेरे। तो ये जब बोल रहे हैं कि मेरे वोटर ने 1,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ वोट कर रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रही है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स तो 1,000 रुपए के लिए बिक गए, 1,100 रुपए किलो। अभी ये 1,000 भी नहीं, 1,100 रुपए। यही तो ये कि एक राउंड फिगर भी नहीं बोल रहे हो। एक और सुरेश जी, यहाँ मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। आप जानते ही हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जाट आरक्षण की मांग कर दी है, और उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कि दिल्ली के अंदर राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को पुलिस में आरक्षण नहीं मिलता। वहीं उन्होंने दूसरा आरोप ये भी लगाया प्रधानमंत्री पर कि केंद्र की जो ओबीसी सूची है उसमें जाट शामिल नहीं है। तो जिसका पलटवार करते हुए आज परवेश वर्मा और रामवीर सिंह ने ये कहा है, भाजपा के नेताओं ने, कि 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर जाटों को आरक्षण दिया था। साथ ही साथ परवेश वर्मा ने ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी जाट हैं वो किसान पृष्ठभूमि से हैं, और केजरीवाल जी उन किसानों को, यानी कि उन किसान जाटों को कॉमर्शियल रेट पे बिजली दे रहे हैं। तो ये जो अपमान और ये जो भेदभाव, ये जो सोतेला व्यवहार आप पार्टी दिल्ली के किसानों के साथ या इनडायरेक्टली जाटों के साथ कर रही है, ये वास्तव में एक तरह से जाटों के साथ धोखा है, सोतेला व्यवहार है। तो अब जो वार पलटवार है एक दूसरे पर में चल रहा है। आप जानते हैं कि परवेश वर्मा नई दिल्ली में उनके प्रतिद्वंदी भी हैं, जाट जाट परिवार से आते हैं, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो अब लगता है कि जाट और जाति भी एक दिल्ली के अंदर आरक्षण के माध्यम से एक मुद्दा बनती जा रही है। जाट तो दिल्ली में मेरे हिसाब से 5% है दिल्ली में। और आपको पता है हरियाणा में क्या हुआ था? यही खेल कांग्रेस ने जाटों के साथ हरियाणा में खेला था बीजेपी के खिलाफ। आखिर में हम सबको पता हुआ, क्या पता चलेगा कि पता है कि क्या हुआ वहाँ आखिर। जब रिजल्ट आ गया तो सबको पता चल गया कि जाटों के साथ जो कंसोलिडेशन हो गया, नॉन जाट वोटर्स वो सारे जाके वोट कर गए। सी आम आदमी पार्टी इसके सिवा और एक आरोप भी लगाया। बिलाल जी, पता नहीं आपको पता है कि आप अभी भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि कहते कि उत्तराखंड से जो वोटर्स आए थे उनको निकाल दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से। तो मैं यही पूछना चाह जी। रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं भाजपा ने निकाल दिया। अरे भाई साहब, भाजपा वोटर लिस्ट नहीं बनाता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है। और आपको पहले भी मैंने जैसे बताया था, आपको 2 महीने पहले इसका एक वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट दिया जाता है। तो आपने क्या किया? जब क्यों नहीं आरोप लगाया आपने? अभी कब जागे कि अभी आपको याद आ गया कि बोलते हैं कि इनको रोहिंग्या के नाम से निकाला गया। हाँ, अगर रोहिंग्या है तो वो निकाल देंगे, उनको जरूर निकालेंगे। वो उत्तराखंड से हो, जहाँ से भी हो, जम्मू से आए हो, अगर वो रोहिंग्या है, अगर वो अभी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट जो निकालना है, जो वोटर लिस्ट से निकालना है, उसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि चुप के नाम काट दे ऐसे। उनको नोटिस दिया जाता है, उनको पूछा जाता है कि आपका नाम निकाल रहे हैं, आपको क्या बोलना है। ये सारे प्रोसीजर होते हैं। अभी आम आदमी पर मुझे एक दिन में कैसा हो गया ना, हर दिन एक आरोप का सीजन आ गया। अभी देखते रहिए, कल और एक आरोप आएगा, परसों और एक आरोप आएगा, कल और बोलेंगे, कल ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे। इनको ना, इनका कैंपेन नहीं है ये बार। बिलाल जी देखिए, कैंपेन नहीं कर रहे हैं पर ये बार। ये नहीं बोल रहे कि हमने ये किया, ये बोल रहे कि बीजेपी ने क्या नहीं किया। ये कैंपेन का मुद्दा बन गया। लेकिन लेकिन सुरेश जी, जाटों का जो स्वभाव रहा है, ये बात ठीक है, जाट अपने आप में एक मार्शल कौम भी है, जाट एक जुझारू कौम भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेके पंजाब से लेके इनका वर्चस्व है। उत्तराखंड में भी काफी हद तक जाट हैं। लेकिन लेकिन जाट दिल्ली के अंदर किसान भी हैं, तकरीबन 200 गांव हैं जाटों के। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है, आपको लगता है इस आरक्षण के मुद्दे के बाद जाट समुदाय का कोई मन बदल सकता है? नहीं, ऐसा ऐसा बदला तो हर दिन इलेक्शन अलग ही हो सकता है ना। ये सारे आम आदमी पार्टी का डेस्परेशन दिखा रहा है। वो कांग्रेस पे अपना जो वार करना है वो बंद करके बीजेपी के पीछे पड़ गया है। क्यों? उनको लग रहा है कि अगर जीत जाएंगे तो बीजेपी को चैन से जीतने के लिए, इसलिए उनको रोका देना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ कुछ आरोप नहीं लगा रहे। अभी आप देखें, आप 3-4 दिन से कांग्रेस के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस अगर में वोट भी दे दे, कांग्रेस की वोट ट्रांसफर भी कर दे, कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा भी ना करे, तो हमारे लिए अच्छा है। हम कांग्रेस पे कोई पलटवार नहीं करेंगे हम।
कांग्रेस चुपचाप बैठा हुआ है, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रहा है। और केजरीवाल की पार्टी लगे हुए है भाजपा के ऊपर। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा को कोई मतलब ही नहीं है दिल्ली में, भाजपा कहाँ जीतेगा, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं भाई साहब? आप डरना नहीं चाहिए ना। आप तो ये बोलना चाहिए तुम जो करना कर लो, हमारे वोटर हमको वोट देंगे। अभी जाट याद आ गए, अभी उत्तराखंड के लोग याद आ गए, आपको 2 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? अभी कैसे याद आ गया? जैसे इलेक्शन अनाउंस हो गया आपको याद आ गया जाट वोटरों का नाम, उनका आरक्षण, जाट वोटरों का, उत्तराखंड के वोटरों का नाम गायब। अरे सो रहे थे क्या अभी तक? यही तो पूछना है मुझे। लेकिन लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पिछले 2-3 दिन से खामोश है। और दिल्ली के अंदर जो जिस तरह से कांग्रेस ने आप पार्टी को निशाने पे लिया था, आज आज वो तीव्रता नजर नहीं आ रही। बड़ी अच्छी आपने बात कही। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया घटक दलों ने या इंडिया घटक दल जो एक दबाव बनाने के चक्कर में थे और केजरीवाल के साथ आ गए थे, ये उसका इफेक्ट है कि कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है? नहीं, कांग्रेस को पता है कि अगर वो डट के मुकाबले करेंगे केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ, तो उसका फायदा बीजेपी को जाएगा। जैसे ओवैसी उतर गए 8 सीट पे, वो 8 सीट पे तो पक्का मुसलमान वोट कटेगा। तो कटेंगे तो पटेंगे, तो वहीं तो जाएगा वो फिर। तो यही बात होने वाली है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस 10% वोट भी लेके जाए, 12% वोट भी लेके जाए, या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 भी लेके चले जाए, तो आम आदमी पार्टी का हारना पक्का है। ये बात है। लेकिन लेकिन सुरेश जी, आप हैदराबाद को अच्छी तरह जानते हैं। आप हैदराबाद में रहते भी हैं और हैदराबाद की हाँ जी। राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। दिल्ली में भी आप आते जाते रहते हैं, दिल्ली की राजनीति का भी अध्ययन करते रहते हैं। ओवैसी साहब खुद एक हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और हैदराबाद में उनका उनका एक राजनीतिक प्रभाव भी है। एक पर्टिकुलर सीट पे जहाँ से वो जीतते हैं, उनके भाई का भी एक वहां से राजनीति में एक प्रभाव है। तो ओवैसी साहब को ऐसा क्या है कि वो हैदराबाद में तो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करते, लेकिन इधर उधर भागते रहते हैं। आखिर ओवैसी की पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? आखिर ओवैसी की मंशा क्या है? लोग कहते हैं ये बीजेपी की भी टीम है, तो आखिर आपका क्या आकलन है इसमें? सी ओवैसी का हाल यही है कि कुएं मेंढक तरह है, जो पढ़ा है कि सोचता है कि बाहर कोई दुनिया नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया कि बाहर एक समुंदर है। तो वो गए महाराष्ट्र में, कैसे साल वहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता औरंगाबाद से। औरंगाबाद में बहुत सारे म्यूनसिपल सीट भी वो जीते। तो उनका यही लक्ष्य है कि वो हैदराबाद से बाहर उनका एक इमेज बनाना चाह रहे हैं। वो आसाम गए थे, आपको पता है। वहाँ उनको बताया गया कि ये तो बीजेपी का बी टीम है। वो किसने कहा? ये एआईयूडीएफ ने कहा, बदरुद्दीन कमाल वाले। यही बात है, जहाँ भी वो जाते हैं लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि ये मुसलमान वोट काट देते हैं जहाँ भी, और बीजेपी जीत जाती है। मुझे कभी कभी लगता है सही है कि ओवैसी जहाँ जहाँ जा रहे हैं बीजेपी वहाँ जीत जाती है। तो क्या इस बार दिल्ली में ओवैसी इसलिए आए थे कि जो मुसलमान वोट है उसको डिवाइड करे, उसको काट दे, उसको अलग अलग कर दे, ताकि ना कांग्रेस जीत पाए ना आम आदमी जीत पाए। जीतेंगे तो सिर्फ बीजेपी, क्योंकि ओवैसी को तो उतना वोट नहीं मिलेगा जीतने के जितना चाहिए उनको। तो वो 8 सीट पे तो लड़ रहे हैं अभी। उनको पता है ये नहीं कि वो पूरे 70 या 80 सीट पे, वैसे कोई सीट नहीं है ना, पूरा सीट पे तो नहीं लड़ रहे वो। उनको पता है, उनका लिमिटेशन पता है उनको। लेकिन ओवैसी का एक बात है बिलाल जी, आपको याद रहना चाहिए कि वो अभी नहीं, पहले बार नहीं हारे हैदराबाद के बाहर। वो महाराष्ट्र में गए थे, जैसे मैंने बताया था। वो कर्नाटक में जाने की कोशिश किए थे। उसके बाद उन्होंने इससे पहले आसाम गए थे। बीच बीच में यूपी में भी टपक गए वो। तो ये है ओवैसी का कि मैं एक ऑल इंडिया लीडर हूँ। मैं हैदराबाद का लीडर नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया लीडर हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन ऑल इंडिया लेवल पे है, तो उनका पहला नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन। पहले एमआईएम था, अभी एआईएमआईएम है। तो यही कोशिश है उनका कि मैं बाहर जाऊं, बड़ा नेता बन जाऊं, ताकि मुझे एक नेशनल रिकग्निशन मिले। ये ना कि वही है बस मेंढक की तरह पड़े रहे कुएं के अंदर, नहीं, वो बाहर जाना चाहते हैं। सुरेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वैसे ही जहाँ जहाँ जाते हैं देखने को यही मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो इस आधार पर सुरेश जी का ये कहना है, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं और इसके पीछे ओवैसी खुद अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो वहीं वो अपनी पार्टी का एक एक्सपेंशन भी चाहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। अब मैं आता हूँ दिल्ली में कांग्रेस। आखिर कांग्रेस जिस जिस पूरे दमखम के साथ उठ के आई थी, तो ऐसा
क्या दबाव है कि वो फिलहाल अब रेस में नजर नहीं आ रही, और अगर रेस में नजर आ रही है तो किन क्या वजह है, किन किन मुद्दों पर वो आगे बढ़ सकती यही है कि जो इंडिया अलायंस का जो हाल है, कल हमने देखा था उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देखा था, हमने तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट सुना था, डेरिक ओब्रायन का स्टेटमेंट सुना था। तो अलग अलग स्टेटमेंट, तेजस्वी तो कहते हैं हम बिहार में हम साथ में हैं, इलेक्शन तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस को बनाया गया था। तो ये बात साफ तौर पे पहले क्यों नहीं बताया गया था, जब पहले बड़े बड़े मीटिंग हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए थे, जब क्यों नहीं बताया कि ये जो अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, ये सिर्फ इलेक्शन 2024 के इलेक्शन तक ही सीमित रहेगा, वो नहीं बताएगा। अब जो इलेक्शन के बाद उनका जो हार हुआ, वो ना गवर्नमेंट बना पाए, तो अब ये हाल हो गया कि बोलते नहीं नहीं सिर्फ इलेक्शन के लिए बना था ये। तो क्या सीजन सीजन के लिए बनता है, कि हाँ भाई नेक्स्ट 2019 का इलेक्शन जब आएंगे तो उसमें और एक बार अलग अलग बनेंगे क्या? यही तो मेरे मुझे पूछना है। क्योंकि कांग्रेस का ये हाल है बिलाल जी, कि वो अगर डट के, मैं इससे पहले बता रहा था आपको, अगर वो स्ट्रांग परफॉर्मेंस करे दिल्ली में, वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये तो साबित कर देंगे कि बीजेपी जीत जाएगी। यही ओवैसी का स्ट्रैटेजी मैं बता रहा था। इसके लिए कांग्रेस को भी डर है कि अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव बन जाए, ज़्यादा वोटों के लिए जाए लोगों के पास, अगर गलती से भी वो वोट मिल गए, तो वो उनका यही हाल होगा कि वो कुछ बीजेपी का एक बी टीम वो भी बन जाएंगे। तो कांग्रेस का वही है अभी, जो आप देख रहे थे, जो दीक्षित साहब के जो जो काइंड ऑफ स्टेटमेंट बना रहे थे, अजय माकन के स्टेटमेंट देख रहे थे, अभी कहाँ गए वो लोग? मैं ढूंढ रहा था उनको, मैं यही चेक कर रहा था कहेंगे मैं गलती से मिस तो नहीं किया गया, कोई दिल्ली वाले चैनल भी देख रहा था मैं कि वहीं कहीं तो नजर नहीं आएंगे लोग, पता नहीं किधर गायब हो गए सबके सब। कांग्रेस क्या एक लेकिन सुसाइड मिशन में गया हम हुआ कि इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं सुरेश जी। इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह उसके घटक दल केजरीवाल के साथ आके खड़े हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और फिर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने जिस तरह से बोला, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पार्टी और कांग्रेस को साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस में भी डिवीजन है दिल्ली के चुनाव को लेकर? दो ओपिनियन नजर आ रही है। हाँ, ये जो नेता जो कमेंट किया, आप जरा उनके संक्षेप में लीजिए, वो दोनों बाहर के नेता हैं, दिल्ली के नेता नहीं है वो दिल्ली के नेताओं को कह रहे हैं कि कांग्रेस और आप एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन हमको पता है दिल्ली का पॉलिटिक्स, आप वहीं रहते हैं, आपको पता है कि ये दोनों का कभी लगता नहीं, कभी उनके साथ रह नहीं सकते एक साथ, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस। इससे पहले भी देखा था, लवली साहब ने पार्टी छोड़ के चले गए, हमने देखा था वो पार्टी। तो कांग्रेस और आपका जमता नहीं है। और बाहर से जो नेता आते हैं, गेहलोत और पृथ्वीराज चौहान, ये बोल रहे नहीं 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 नहीं, आप लोग दोनों मिलकर रहना चाहिए इधर। जबकि लोकल लीडरशिप, लोकल लेवल में इन दोनों का पड़ता नहीं, क्योंकि एक ही बात है कि ये आम आदमी पार्टी ये प्रूव करना चाहता है कि हम कांग्रेस के बिना भी इलेक्शन जीत सकते हैं। इससे पहले एक बार हम दोनों ने मिलकर कॉन्टेस्ट किया था और गवर्नमेंट बनाया था हमने, लेकिन अब हम अलग जीत सकते हैं। या कांग्रेस कोई वैल्यू नहीं लेके आ रहा है टेबल पे, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन में हमने देखा था कि कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल हो गया। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा जम्मू कश्मीर में, और उमर अब्दुल्ला ने सीधा कह दिया था कि हमने जिस तरह कांग्रेस को सीट दिए थे जम्मू में आप कॉन्टेस्ट करने के लिए, वो तो जीते नहीं बराबर से, कैंपेन भी नहीं किए उन्होंने वहाँ आके। तो ये हाल है कांग्रेस का कि गठबंधन में बिलाल जी आपको पता है एक सीनियर लीडर होता है पार्टी का, एक बड़ा पार्टी होता है। वो पहले, इससे पहले हमने देखा था यूपीए जब हुआ था, यूपीए 1 यूपीए, कांग्रेस एक बड़ा लीडर था उसमें। लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन और उससे पहले हरियाणा का इलेक्शन हारने के बाद, उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारने के बाद कांग्रेस का ये हाल हो गया कि अभी उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि यही पूछेंगे आप क्या हमारे लिए 12% वोट लेके आएंगे, आप हमारे लिए 18% वोट लेके आएंगे? नहीं, कांग्रेस के पास तो 3 4 5% वोट है बस, करेंगे क्या फिर? तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। आप जब तक बड़े खिलाड़ी नहीं है, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। ठीक कह रहे हैं आप सुरेश जी। कांग्रेस जब तक सीरियस होकर चुनाव को नहीं लड़ती है और उसके अपने यहाँ के जो अंदरूनी झगड़े हैं उसको समाप्त नहीं करती है, तब तक कांग्रेस को कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं होगा। वहीं वहीं सुरेश जी का ये भी कहना है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है। अगर जितना अच्छा ओवैसी लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक की ये बात है कि कांग्रेस ने अपने हथियार दिल्ली में डाल दिए हैं। तो अब ये चुनाव सीधा सीधा आप बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीमित होता नजर आ रहा है, जिसमें अगर ओवैसी कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर देखना यह है कि दिल्ली के अंदर
जनता किस तरह से अपना वोट करती है, दिल्ली के अंदर इस चुनाव को जनता किस तरह से लेती है। जहाँ तक सवाल आप और बीजेपी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सवाल है, तो ये तो इस तरह से चलते ही रहेंगे। अब सब कुछ जनता के हाथ में है कि वो इस चुनाव को किस दृष्टिकोण से और किस मन से लेती है। सुरेश जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि एबीसी हिंदी को निरंतर सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें निरंतर लिखकर प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।